आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि पिछला जो भी हमने पढ़ा है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 वो रिवाइज कर लिया होगा। अगर नहीं कर रहे हो ना, तो आगे जब क्लटर्ड हो जाएंगी ना चीज़ें, तो आपसे रिवाइज किया नहीं जाएगा। मैं आपको पहले बता रही हूँ, साथ के साथ रिवाइज करते चलो, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और साथ में एक आपके फ़ायदे की बात बताती हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी मेरे नोट्स की। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि आप खुद अगर इन नोट्स को अपने अपने हाथों से खुद लिखते हो, कॉपी में कहीं पे भी पेपर पे, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। बट अगर आप नहीं भी लिखते हो तो मैंने अपने ये जो नोट्स हैं ये मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे जाके। ठीक है, सो ये हो गई बात। अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोर ऑफ इंडियन पॉलिटी, राइट। तो इसको क्या बोला गया है? स्पिरिट बोला गया है। स्पिरिट क्या होता है? आत्मा, सोल। तो बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिक कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारे देश के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या कहा गया है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। अब 42nd, पहली बात तो अमेंडमेंट क्या होता है, जिसको नहीं पता वो यहाँ पे सुन लो कि अमेंडमेंट का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोलूँ तो संशोधन। ठीक है, संशोधन करना होता है। संशोधन अगर सरल भाषा में बोलूँ तो बदलाव करना। अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है? बदलाव करना। कि हमें 1949 में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, उसमें जो कुछ रूल्स या रेगुलेशंस थी उसमें हमें थोड़ी बहुत चेंजेस हमें करने को लगी, हम कि हम कर सकते हैं जो कि बेनिफिशियल होगी, तो इसलिए हमने उसको अमेंड कर दिया, यानी कि बदलाव कर दिया। अब 42nd क्या है? यानी कि इससे पहले 41 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड दिस वाज 42nd अमेंडमेंट। कब किया गया? ये 1976 में। अब इसको याद कैसे करोगे? 42nd तो 1976, 6 है ना, तो 2 और 4 यानी कि 4+2 is 6। अब ये तो समझ में आ रहा होगी कि 42nd अमेंडमेंट है तो 70s की सीरीज में आएगा, बट एग्जैक्ट 6 है, 2 है, 4 है, 8 है, ये नहीं समझ में आएगा। तो इतना ईजी है कि 4+2 is 6, तो 1976, दैट्स इट। क्या था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, हो गया इजी। केशवानंद भारती केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी से दिमाग में डाल रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये नाम आए ना, बस अपने कान और दिमाग खोल लेना। ठीक है, बस। ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसकी मैं पूरी स्टोरी अभी नहीं बताऊंगी, जब भी इसके बारे में बात होगी ना मैं तब बताऊंगी। अभी सिर्फ जो बता रही हूँ उतना सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 378, सॉरी 368, ये बिल्कुल भी नहीं अनेबल करती है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी छेड़छाड़ करें। ठीक है, जो कोर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अमेंडमेंट की बात की, तो उसने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फीचर्स है ना, तो फीचर्स आर इंपॉर्टेंट। लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है ना। क्यों है लेंथीएस्ट? क्योंकि पहली बात तो बहुत हैवी है, बहुत काफ़ी कुछ है उसमें डिटेल्ड में। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था। अब ये आप लोग बताएंगे कि कितना टाइम लगा था मुझे, मतलब मुझे बताएंगे, मुझे नहीं लगा था। कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना टाइम लगा था इसको टोटल बनने में। मैंने ये ऑलरेडी करा दिया है और मैं ये होप कर रही हूँ कि आपको पता होगा। ठीक है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। हमारे साथ साथ और किसका रिटर्न है? अमेरिका का भी। अमेरिका और इंडिया का दोनों का ही रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटेन का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है। कोई भी क्या मतलब? एक ही होता है, वो भी नहीं लिखा गया इन पे, है ना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अगर फीचर्स है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इलेबोरेट करके दिया हुआ है और डिटेल डॉक्यूमेंटेड, हर डिटेल आपको मिल जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लॉ से रिलेटेड या संविधान जो भी हमारा है
ठीक है, ओरिजिनली जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, तब हमारे पास क्या क्या थे उस कॉन्स्टिट्यूशन में? चार चीजें थी। प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ये बहुत बेसिक है, इसको रट लेना। इसमें तो गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि फ्री के मार्क्स होते हैं ये। अगर इसमें भी क्वेश्चन गलत करके आओगे ना तो फिर क्या ही करोगे। तो ये तो पता होना चाहिए कि ओरिजिनली क्या कंटेंट था एंड प्रेजेंटली क्या कंटेंट करता है, कि भाई अमेंडमेंट्स के बाद भी तो कुछ चेंजेस आए होंगे ना। तो प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। अब क्या हो चुके हैं, अब प्रेजेंटली अब अभी तक भी बात कर रहे हैं तो अभी प्रियम्बल है एज इट इज, क्योंकि प्रियम्बल में तो हम वैसे भी कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट हुए हैं प्रियम्बल में भी छेड़छाड़, वो भी हम बात करेंगे कि कब क्या हुआ है। 470 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स थे, अब 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। 22 पार्ट्स थे, अब 25 पार्ट्स हो चुके हैं। 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल हो चुके हैं। ठीक है, ये याद कर लेना। आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स थे जो हमने डिलीट कर दिए 1971 तक। ठीक है, 20 आर्टिकल्स और 7 पार्ट हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद हमने काफ़ी कुछ ऐड भी किया है। 95 आर्टिकल्स ऐड करे हैं, 4 पार्ट्स ऐड करे हैं जैसे कि 4A, 9A, 9B एंड 14A। ये कुछ 4 पार्ट्स हैं जो हमने ऐड करे हैं। 4 शेड्यूल्स ऐड करे हैं। ठीक है, 9, 10, 11, 12 शेड्यूल्स। ओके, 4 फैक्टर्स contributed to the elephantine size of our constitution। अब भाई हमारा इतना लेंथीएस्ट एंड कहते हैं कि एलिफेंटाइन मतलब हाथी जैसे साइज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई छोटा सा थोड़ी है। काफी काफी हैवी बुक है वो, एलिफेंट साइज की। तो उसमें क्या, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कंट्रीब्यूट किए, कि किस किन कारणों की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना हैवी और इतना बड़ा, इतना लेंदी बना है। पहली बात तो जोग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, अब ये तो बात तो किसी से नहीं छुपी कि भाई इंडिया में वैरायटी इतनी है, अब कोई क्या कर सकता है ना। तो जोग्राफिकल फैक्टर है जिसमें वास्टनेस ऑफ कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी है, इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी जब ये एक्ट आया था। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, चीजें ली हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, विच वॉज बल्कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट। दोनों के लिए, सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग तो हमने नहीं बनाया है। ठीक है, हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर है, पीछे हमने बात की, बट कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द सीए क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, अब देखो, contains fundamental principles of governance, administrative provisions, also ordinary legislations and political conventions। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, गवर्नमेंट गवर्न कैसे करेगी, गवर्नेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, भाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना, अथॉरिटी वाला काम है वो, उसके लिए प्रोविजंस। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाना। ठीक है, पॉलिटिकल कन्वेंशन, पॉलिटिकल कन्वेंशन। आर्टिकल 370 की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूज में भी कई बार आ जाता है। स्पेशल स्टेटस बाय वर्चू JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्या था स्पेशल स्टेटस, 1954 में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रिंसली स्टेट था और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर रहा था, तो इन्होंने बोला था कि हम तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे, हम इंडिया के संविधान को फॉलो नहीं करेंगे। तो इनको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया कि ठीक है भाई, ओके, जैसे तुम राजी हो। आर्टिकल 370 इनको दे दिया, इन्होंने खुद का ओन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये उसी पे ही अब तक 2019 तक चलते आ रहे थे। काफी कुछ हुआ भी इन कारणों की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। बहुत हजार्डस सिचुएशंस हुई और हमारे बेचारे कश्मीरी पंडित लोगों को भी काफी कुछ झेलना पड़ा। बट
2019 में खुशखबरी आती है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 आता है। क्या आता है? द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिकली अगर ऑर्डर का नाम देखा जाए तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर का नाम था। ठीक है, क्या था? एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, 2019 का ऑर्डर था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इसमें आर्टिकल 370 को बिल्कुल हटा दिया जाता है। दिस सस्पेंडेड द अर्लियर ऑर्डर, जिसमें पहले जो ऑर्डर पास हुआ था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 की स्पेशल स्टेटस बाय वर्चू दे दिया आर्टिकल 370, है ना, इसको हटा दिया 2019 के ऑर्डर ने। क्या कहा? ऑर्डर एक्सटेंडेड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। जो पावर, ऐसे है ना इंडिया का मैप, जो पावर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही थी अब वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी जम्मू एंड कश्मीर में। जो प्रोविजंस ये पूरे इंडिया में फॉलो हो रहे थे वो अब यहाँ पे भी होंगे। 370 आर्टिकल हटा दिया। ठीक है, सो जितने रूल्स पूरे इंडिया में फॉलो हो रहे हैं वो सारे रूल्स अब जम्मू एंड कश्मीर में भी फॉलो होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो चुका है। फर्दर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में। 2019 में ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया। इसने क्या किया? बाइफरकेटेड द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 UTs, नेमली किसमें पार्ट कौन से 2 UTs में डिवाइड हो गया? जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो ये 2 स्टेट में उसको बाइफरकेट कर दिया गया। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है? ओके। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब हमारा इतना लेंथीएस्ट एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना भारी भरकम कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो हमने काफी वेरियस सोर्सेज से इसको इकट्ठा करके बनाया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड फ्रॉम वेरियस अदर कंट्रीज। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यहाँ से हमने बोरो किया है, यहाँ से भी हमने कुछ प्रोविजंस और आर्टिकल्स लिए हैं, यहाँ से भी हमने कुछ कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्राउडली acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसे A, B, C स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं एंड पूछ लेते हैं ओनली करेक्ट कौन सी है, ओनली A, B, C ऐसे करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको याद रखना, ये किसने कही थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोली थी। स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, हमने स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, अबाउट 250 प्रोविजंस लिए हैं, तो ये मैंने छोटा सा ऐसे लिख दिया। फिलोसफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलेंगे? फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अगर बाई चांस ऐसी कोई रैंडमली पूछ ले या फिर कभी क्वेश्चन भी आ जाए, है ना, वैसे तो नहीं आएगा इतना, पता नहीं, आ भी सकता है। फिलोसफिकल पार्ट ऐसे ही आपको पागल बनाने के लिए बोल दिया जाए, फिलोसफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सोचोगे फिलोसफिकल पार्ट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या था बताओ? तो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs की बात हो रही है। ठीक है, इनकी बात हो रही है, सिंपल। ठीक है, भूलोगे तो नहीं ना। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल पार्ट प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। अब सबसे बड़ा डाउट जो लोग जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनके लिए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या होता है? मैं बता देती हूँ क्या होता है। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, रूल को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करना मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, मैंने अपने स्कूल में एक लॉ निकाला या फिर मैंने एक रूल बनाया कि अब से जो लंच होगा ना,
वो 11 बजे की बजाय 12 बजे होगा, और कोई भी बच्चा लंच नहीं करेगा 11 बजे, 12 बजे करेंगे सब। ये मैंने एक लॉ बनाया, किसके लिए? मेरे स्कूल के लिए, मेरे स्कूल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं क्या हुई, मैंने क्या किया? लेजिस्लेट किया, कानून बनाया। लेजिस्लेटर मैं हूँ, लेजिस्लेचर मतलब मेरे द्वारा किया गया। अब इस रूल को एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए मैं थोड़ी ना हर एक क्लास में जाके देखूंगी, नहीं। मैंने रखे हुए हैं ना टीचर्स, मेरे स्कूल में टीचर्स भी हैं जो कि इस रूल को एग्जीक्यूट करेंगे, इस लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो क्या हुए? एग्जीक्यूटिव्स। आगे बात समझ में कि भाई वही ध्यान रखेंगे ना, मैं तो सबकी क्लास में जाके नहीं देखूंगी कि बच्चे 11 बजे कर रहे हैं लंच या 12 बजे कर रहे हैं। तो ये कौन करेगा? टीचर्स। तो ये क्या होगा? एग्जीक्यूटिव्स। और मैं क्या हो गई? मैंने कानून बनाया तो लेजिस्लेटिव। ठीक है, ओके। सो पॉलिटिकल पार्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। पॉलिटिकल पार्ट की भी यहाँ पे बात हो रही है, कैबिनेट गवर्नमेंट और कैबिनेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ड्रॉन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तीनों चीजें कहां से ली गई हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये याद रखना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अदर प्रोविजंस ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर यानी कि रशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से भी हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। द फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर्स कितनी होती है बताओ? चलो मैं एक छोटा सा ग्लांस दे देती हूँ यहाँ पे। 3 होती है हमारे पास इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, पहली होती है प्रेसिडेंशियल रूल, दूसरी होती है नेशनल, ठीक है, तीसरी होती है फाइनेंशियल। ओके, तो ये इमरजेंसी पावर्स होती है। द पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि स्टेट पीसीएस जिसे हम बोलते हैं, एंड द मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सारी चीजें, फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजन, द पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये हमने कहाँ से लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको याद करना कि कौन सी चीजें हमने कहाँ से ली हैं, सिर्फ पढ़ के नहीं होगा। ठीक है, याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे फटाफट से पूछ लूं कि फिलोसफिकल पार्ट बताओ कौन सा था? फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। कहाँ से लिया था वो आप बता दोगे फटाफट से। ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अदर प्रोविजंस की तो बात ही छोड़ो, अभी वो डिटेल में करेंगे आगे, चैप्टर्स और भी हैं उसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, फेडरल स्कीम कहाँ से आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने ली थी। ठीक है, ऐसे करके आपको याद करनी है। More than half of the provision of Constitution are identical to and bear a close resemblance of the Act of 1935. इतना समझ में आ गया? अब blend of rigidity and flexibility, I think इसका तो डिफरेंस बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे से आपको मैंने बता दिया है लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके देखना, हमने बहुत इजी वे में उसको कंप्लीट किया है टेबल फॉर्मेट में, और बहुत अच्छे से सबके डिफरेंसेस हमने देखे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गई। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बताओ। रिजिडिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? भाई बहुत ऐसे स्पेशल प्रोसीजर लग रहा है कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई कि बहुत ज़्यादा तो मेहनत नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल प्रोविजन तो नहीं है, बट हाँ ठीक ठीक है, एक प्रोसीजर है नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉज के जैसा, उसको हम फॉलो करेंगे तो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बिना कुछ करे भी हो जाएगा, नहीं नहीं, एक सिंपल सा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन रिजिडिटी में क्या होता है? बहुत ही स्पेशल प्रोसीजर होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता अमेंडमेंट करना। अब इसका एग्जाम्पल क्या था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बहुत रिजिड है अमेंडमेंट करना। लेकिन सबसे ज्यादा इजी का है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिखा हुआ, अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे रिकनेक्ट करके रिकॉल करो, चीजें याद रहेंगी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। अब इंडिया के ये फीचर हो गया ना इंडिया का, है ना। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, बोथ है, सिंथेसिस ऑफ बोथ है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, अगर मैं कहूँ तो क्या है? कॉम्बिनेशन।
अब आर्टिकल 368 क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 दो तरीके के अमेंडमेंट्स को बोलता है, बताता है। सम प्रोविजंस अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है सांसद में, हमें स्पेशल मेजोरिटी बहुमत चाहिए होती है, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो भी हाउस प्रेजेंट होगा उसकी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, वोटिंग चाहिए, और मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। सम अदर प्रोविजंस, ये याद रखना क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फंसाया जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। सम अदर प्रोविजंस अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। इसमें ज्यादा मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी से भी काम चल जाता है कुछ प्रोविजंस में। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है ना। टोटल मेंबरशिप की मेंबरशिप चाहिए होती है मेजोरिटी में ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और ये वाले जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना, ये आर्टिकल 368 में नहीं आते हैं। 368 में आते हैं ये वाले। फेडरल सिस्टम ऑफ यूनिटरी बायस। Indian constitution establish a federal system of government, also contains some unitary and non-federal features. फेडरल सिस्टम है ना। हम दोनों तरीके, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है ना। हमारे पास स्टेट भी है, सेंटर भी है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, तो इसलिए फेडरल सिस्टम बोला जाता है। बट हम कुछ यूनिटरी फॉर्म्स फीचर्स भी अडॉप्ट हमने करे हुए हैं और नॉन फेडरल फीचर्स भी है, ठीक है। मतलब फेडरल फीचर्स भी हैं। फेडरल फीचर्स कौन कौन से? टू गवर्नमेंट हमारे पास, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर्स भी है, ठीक है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ी बात। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इजीली अमेंड हम कर सकते हैं बट बहुत इजीली नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी पे किसी का दबाव नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। बाई कैमरलिज्म है, ठीक है। यूनिटरी फीचर क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है ना, अल्टीमेट पावर तो इसी के पास है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान है हमारे पास। सिंगल सिटीजनशिप है, बट डुअल सिटीजनशिप तो वो हम नहीं दे सकते। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कर सकते हैं अमेंडमेंट, कुछ मेजोरिटी के साथ हम कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स है, गवर्नर बाय द सेंटर है, ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, इसके लिए तो तैयारी कर रहे हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे पास, और सो ऑन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रख लेना, ध्यान के रखना, अच्छे से पढ़ना, रिवाइज ही तो करना है और क्या करना है। द टर्म फेडरेशन यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर क्वेश्चन आता है कि फेडरेशन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया हुआ है, तो हाँ किया हुआ है। आर्टिकल 1 क्या बात करता है? आर्टिकल 1 बात करता है डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट देखते ही याद आना चाहिए आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 देखते ही याद आना चाहिए यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसे। विच implies टू थिंग्स। इंडिया फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। अब इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कोई एग्रीमेंट से थोड़ी ना बने हुए हैं, नहीं। वो तो काफी टाइम से हम सारे स्टेट्स जो है वो इंडिया का ही पार्ट रहे हैं, है ना, भारत का। नो स्टेट हैज राइट टू सेसीड फ्रॉम द इंडिया। किसी को भी कोई राइट नहीं है अलग होने का अपनी मर्जी से, ठीक है। ना तो वो एग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं और ना ही वो अपने मर्जी से अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने कुछ कुछ बातें कही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। आइए देखते हैं क्या कहा है। तो ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि है ना, जब हम मेंस के आंसर लिखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरल है फॉर्म में, लेकिन आत्मा से यूनिटरी है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा? क्वासी फेडरेशन। फेडरल, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब कि फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, उसको बोला क्वासी फेडरल। केसी व्यारे ने। मॉरिस जोन्स ने क्या कहा? बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग मतलब हम कर सकते हैं बार्गेनिंग कि हाँ ठीक है, हमें ये चीज़, ये हमें पॉइंट्स कुछ अच्छे नहीं लग रहे, तो हम अपनी आपसी सहमति से या बातचीत से हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं वो बदलाव, ठीक है।
तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ग्रैनविल ऑस्टिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी मैं ये नहीं कह रही कि आपसी सहमति से सिर्फ बातचीत की और हो गया, नहीं 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 नहीं, अमेंडमेंट्स होते हैं, पूरा एक्ट होता है, बिल पास किया कराया जाता है, इस तरीके से मतलब फुल प्रोसीजर हम फॉलो करके कर सकते हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेशन तो चाहिए लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव से, जब तक इनका कोऑपरेशन नहीं, कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा तब तक तो कुछ काम ही नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो उसमें दिक्कत बहुत आएगी। आइवर जेनिंग्स फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, सेंटर के पास टेंडेंसी है फेडरेशन की, मतलब फेडरेशन तो है लेकिन सेंटर के पास पावर ज्यादा है। यहाँ पे देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। Constitution of India opted British parliamentary system of government rather than the American presidential system of government. ठीक है, ये तो पता ही होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, और वो कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, लेकिन हमने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं अपनाया है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, अभी पीछे बात की मैंने, अभी बताया है ना, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना, ये इसका प्रिंसिपल है। ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट की बात कर दी जाए या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर दी जाए या वेस्टमिंस्टर मॉडल की बात कर दी जाए, मॉडल ऑफ गवर्नमेंट की बात कर दी जाए, तो आपका सीधा ध्यान जाना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स, ठीक है, तो वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे पास भी है, बट हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल नहीं है। प्रेसिडेंशियल क्या है, प्रेसिडेंशियल में क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। अब अच्छा, ये फंसाने वाला क्वेश्चन बनता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है क्या वो सिर्फ सेंटर में है ना, ऐसे करके ऐसे आपको दे दिया जाए, इस्टेब्लिश ओनली इन सेंटर ऐसे करके दे दिया जाए, तो आप बोलोगे हाँ हाँ सही है सही है, गलत है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सेंटर एज वेल एज स्टेट्स दोनों पे स्टैब्लिश है, दोनों पे इम्प्लाइज होता है, ये सही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे हमें फंसाया जाता है ना, और हम आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। बताना कैसा लगा आज का सेशन, एंड रिवाइज करते चलो ताकि आपके दिमाग में चीजें रहें, क्योंकि अगर नहीं रिवाइज करोगे तो चीजें निकलती जाएंगी, और फिर जब बाद में बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी पढ़ने के लिए, तो फिर वो एक बर्डन फील होगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा उसको समझना, है ना। तो अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते चलो और हो जाएगा। या एंड डू सब्सक्राइब ट्रेनोरा और ऐसी वीडियोस के लिए।